बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान में बराह रास्त 92 पर। आज है जनाब 20 जुलाई 2022 का दिन। यूं कहिए कि आज बड़ी खबरें हैं जो हमने आज आपसे डिस्कस भी करनी है। और जिस तरीके से कल पलटा खाया शाहजेब, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। आप शाहीनों की बात कर रही हैं? मैं शाहीनों की भी बात कर रही हूँ, सीरियसली पॉलिटिकल सिनेरियो की भी बात कर रही हूँ। मतलब काफी चीजों में पलटा खाया है वैसे बहुत कुछ हुआ है। बस ये लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिकेट, बट पॉलिटिकल चीजें भी हैं। आप ये मत समझिए कि हम आपको बिल्कुल आपसे अपडेट नहीं करेंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट जो माया ने कहा बिल्कुल ठीक है कि हर तरफ सिचुएशन पलट रही है और वो पलट ऐसे रही कि पहले हम खेलों के मैदान रुक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सियासत के मैदान में। तो खेलों ये हुआ कि गॉल टेस्ट में पाकिस्तान की तारीखी फतह हमने देखी, जिसपे कंग्रेचुलेशंस टू द टीम और साथ में पूरे पाकिस्तान को भी, क्योंकि श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दी है ग्रीन कैप्स ने। और ग्रीन कैप्स ने अपनी टेस्ट तारीख का दूसरा बड़ा टोटल यानी कि 342 रन का हदफ अबूर किया। माया क्या बात है, अब्दुल्ला शफीक ने नाकाबिल शिकस्त 160 रन की इनिंग्स खेली भाई, जबरदस्त, और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी में निस्फ सेंचुरी बनाई, तो भाई क्या बात है। बाबर आजम तो क्या बात है, माशाल्लाह सपोर्ट तो टीम को बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इस जमाने में ये भी देखा कि अब्दुल शफीक ने भी बहुत अच्छा खेला और 160 का जो उन्होंने स्कोर दिया, ये वाकई एक बड़ी इससे मदद हासिल हुई आपको टारगेट। बट मैं आपको एक पर्ची देना चाहती हूँ, मतलब मैं वही पर्ची दे सकती हूँ ये वाली, मैं और कोई गड्डिया नहीं दे सकती आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप क्या प्रोग्राम में आगे चल के इस बारे में बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बस क्यों नहीं करेंगे, ये बात करेंगे और इस पर तज्जिया भी लेंगे क्या इस वक्त सूरत हाल रही और कैसा मैच खेला गया, क्या गलतियां थी। वैसे गलतियां मुझे तो कोई खास नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गलतियां हो जाती हैं मैच में। उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा नाकाम रहता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। लेकिन साथ में आपको एक और खबर भी देनी है। कल तक हम ये सुन रहे थे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 24 जुलाई को, लेकिन उसके बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो कि 24 जुलाई को पोलिंग होना थी, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो मुलतवी कर दिया है जनाब। और ये चला गया है तकरीबन 28 अगस्त तक। और साथ में ये चीजें भी आई हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी ये सिंध हुकूमत की तरफ से तजदीद आई थी कि मौसम की खराबी की बायस क्यों ना इसको हम थोड़ा मुलतवी कर दें ताकि मौसम भी जरा कंट्रोल में आ जाए, वोटर्स नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो इस तरह की चीज आई है। तो ये बताया जा रहा है कि दरखास्त दी गई थी कि कराची में क्योंकि पेशगोई है बारिशों की, तो ये इंतखाबात से मुतासर हो सकते हैं, इस वजह से इनको मुलतवी कर दिया जाए। बट अब रिएक्शन क्या आएगा शाहजेब, ये देखे ना, रिएक्शन बड़ा जबरदस्त आने वाला है। धरना भी होने वाला है, धरना होने वाला है। जमात इस्लामी अमी जमात इस्लामी ने जो हाफिज नईम साहब ने, उन्होंने भी कहा कि हम जो है अब उन्होंने तारीख क्या दी है एहतजाज की, उन्होंने जो बताई है कि हम जो है 22 को हम जो है यानी कि कल के दिन जो है वो एहतजाज करेंगे। और वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने बड़ा जारहाना अंदाज में उन्होंने कहा। साथ में मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा है जनाब। बिल्कुल, मुस्तफा कमाल साहब का भी बयान सामने आया कि धांधली का सोचा भी तो खतरनाक नताइज होंगे, लेकिन ये बयान उनका उससे पहले था जबकि मुलतवी नहीं हुए थे आपके बल्दियाती इंतखाबात। तो अब तो मुलतवी हो गए, तो अब मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो क्या तरीका अपनाती हैं। धांधली के इल्जाम भी, जैसे कि ये बातें हो रही थी कि धांधली ना की जाए, तो अब मुलतवी होने के बाद क्या धरना दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, मुख्तलिफ जमातों के जो बयान ये भी सुन रहे हैं। साथ साथ शाहजेब बहुत सारी बातें भी सुन रहे हैं कि जी अभी तो पता चलेगा कि कहां कहां कैसी कैसी धांधली हुई है, सामने आने वाली है। वही वाली बात की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से शाहजेब, पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उतनी ही पाकिस्तान की माशत को असर होगा। ये बात हम लोग भूल रहे हैं कि हम सब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह अफेक्ट हो रहा है ये कोई नहीं सोच रहा। इसी के लिए पाकिस्तान को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो यही सब कुछ गलत हो रहा है। और फिर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हम अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बिजली की बंदिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो शहरों में 10 घंटे की बिजली की बंदिश हो रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो मसफाती इलाके हैं वहां पर 16 घंटे बंद की जा रही है बिजली, यानी कि 24 घंटे में से अगर 16 घंटे बिजली बंद कर दी जाएगी तो पीछे कितने बचे? 8 घंटे। 8 घंटे बचे। और उन 8 घंटों में भी वो कभी छींकती है, कभी वो हिचकाती है, और कभी वो फिर वो उसको कभी वो आधी आती है और आपके अप्लायंसेस उड़ा देती है। रात में ऐसा हुआ ना शाहजेब,
अच्छा अचानक से कुछ ना खामोशी हो गई, क्योंकि वो पंखा या एसी चल रहा होता है, सबके होते हैं, पंखा चल रहा होता है या बाहर कोई होता है, एकदम से सन्नाटा हो गया। तो मैं घबरा के उठी ना, मुझे पता नहीं क्या हुआ। अच्छा लाइट गई है, मैं दोबारा सो गई। नॉर्मल सी बात है, हम बड़ी एडजस्ट कर गए हैं चीजों में। कहते हैं ना कि एडजस्ट, अकोमोडेट एंड अडेप्ट। तो हम अडेप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने अकोमोडेट तो पहले कर लिया था, एडजस्टिंग स्टोन एज में जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि हाथ के पंखे भी खरीद लें ताकि आपको गर्मी ना लगे। छाते भी ले लेते हैं हम, छतियां भी अब ले ही लेते हैं मेरे ख्याल मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल अब 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। साथ में रात में भी 3-3 घंटे तक बिजली की बंदिश हो रही है, जिसका माया ने जिक्र कर चुकी हैं वो ऑलरेडी, किस तरीके से वो रात के 3 बजे उठती हैं, क्योंकि रात के 3 बजे इसलिए उठती हैं कि 3 घंटे लाइट जाती है रात को। तो ये तो प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी उस शिद्दत की नहीं पड़ रही। मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं मानसून का सिलसिला जारी है, बारिशें हो रही हैं। कल भी कराची में बड़ी प्यारी बूंदाबांदी हो रही थी। हाँ, कब? कल। अच्छा, कितने बजे? अराउंड 5-6 PM। ओह 5-6 PM। अच्छा 5-6 PM की मैंने मिस कर दी, बिकॉज आई रिमेंबर माय भतीजा वाज कमिंग। हमारे इलाके में नहीं हो रही थी ना, हमारे इलाके में नहीं हो रही थी, मैं कहीं और था, वहां हो रही थी। अच्छा, तो मैं भी कहानी बना रही थी, मुझे बड़ा शौक है कहानियां बनाने का। लेकिन एक बात है कि यहाँ कराची में सुबह में तो फुहार हुई है बॉस। हाँ, सुबह में और रात में भी फुहार हुई है, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब जो है ना हल्की हल्की ड्रिजल हो रही थी। बट ये जो मानसून का सीजन है, ये सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर गुजरात में भी ना, सियालकोट साइड पे भी, आई थिंक पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में सीजन है। आसमान पर बादलों के ऑब्वियसली डेरे हैं और यहाँ पर टेंशनों के डेरे हैं। खैर एनीवे, साथ में जो है लैंडस्लाइडिंग और इस तरह नदी नालियों का जो तगयानी जो है, जिस तरह ये लोग भी अभी फेस करके आए। केपीके में बड़ा प्रॉब्लम है ना, और इसके लिए फिर आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग फंस जाते हैं, गाड़ियां को नुकसान पहुंचता है, और गाड़ियों में जाहिर बात है लोग होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। आसमान पर बादलों के डेरे तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग के चांसेस ही बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू के हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पर एक ग्लेशियर पिघलने से करीबी आबादी मलिया मेट हो गई। दूसरी जानिब शिगर का एक गांव है जो सैलाब से तबाह हो गया। तो ये तबाहियां भी हम देख रहे हैं, जिसके बाद कुछ एहतजाज भी किए गए हैं कि हमारी कम से कम जो रोड्स हैं उनको प्रॉपर्ली बनाया जाए। अब ये नेशनल कैलामिटीज है ना, ये हमारे नेशनल लेवल की कैलामिटीज हैं, ये हमें देखनी है। बलूचिस्तान में सैलाब देखना है, लैंडस्लाइडिंग, ये नालों और नदियों में तगयानी, ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला नहीं है उसने कितने वोट ले लिए, उसको कितनी गाड़ियां चली गई। और सीरियसली ये हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो खबरें देखती हूँ तो मुझे एक अफसोस होता है कि यार इससे बड़े बड़े मसले हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, हम किन चक्रों में पड़ गए, हम क्या बनते जा रहे हैं। खैर एनी हाउ, अगर हम पॉलिटिकल उसकी बात करें शाहजेब, तो वो कहना गलत नहीं होगा कि उधर भी तो यानी कुछ कम नहीं आ रही। बात करते हैं जनाब अपनी हमारी पॉलिटिकल अपडेट के हवाले से कि चंद घंटे ही ऑब्वियसली गुजरे थे और कल चंद घंटों के अंदर शाहजेब ये मामला पूरा पलटा खा गया। बिल्कुल, हम देख रहे हैं लाहौर का जो लाहौर इस वक्त सियासी मरकज बना हुआ है, वहां पर बैठकें लग रही हैं और सियासी बैठकें और प्लानिंग जो है वो होना शुरू हो चुकी है। साथ में सियासी पार्टियों ने अपने अरकान असेंबली को होटलों में मुंतकिल कर दिया, जैसे कि बताया जा रहा था कि पीटीआई ने भी मुंतकिल किया है किसी निजी होटल में, और नून लीग के अरकान एयरपोर्ट के करीब एक होटल है वहां पर स्टे कर रहे हैं। तो जो अरकान है उनको होटलों में पहुंचाया जा रहा है। दुबई और तुर्की में बड़ा जोर है कि जी दुबई में जो है होटल्स में ठहराया जा रहा है, तुर्की में ये जाया जा रहा है, तुर्की में उन्होंने पैसे दिए। फिर तारड़ साहब ने कहा कि जी जिनके बारे में आप बात करें उनका इस्तीफा जो है अप्रैल में आ चुका था, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा दिखाया। उन्होंने कहा जी वो तो पहले ही कर चुके थे, तो उनके पैसे अगर कहीं ये साबित हो जाए, तारड़ साहब का बयान है, कहीं ये साबित हो जाए कि हमने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, तो उनका बयान है बकौल उनके मैं सियासत छोड़ दूंगा। वैसे जिस तरह के बयान आते हैं सब लोग सियासत छोड़ देंगे, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी छोड़ दूंगी पार्लिमानी इजलास से पहुंचे, जहां पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी इजलास जारी था, और वहां पर ये सेक्रेटेरिएट में हुआ असेंबली के। साथ में शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद थे। इमरान खान की हिदायत से अरकान को आगाह भी किया गया। साथ में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर पहुंचेंगे और मुलाकातें करेंगे। तो ये सियासी गहमा गहमी क्या हो रही है, मुलाकातें जो हो रही हैं उसमें क्या बातें हुई, मीटिंग में क्या बातें हुई, इजलास में क्या कुछ हुआ, ये मैं जानना है। बिल्कुल जानना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि आज जो मैं पहुंचूंगा तो बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। ये भी एक खबर आई है उड़ते उड़ते जराये से, तो देखते हैं क्या खबर आएंगी। हमारे साथ इस वक्त तज्जियाकार मौजूद हैं। बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, खबरें बड़ी जो है ना पता नहीं कहां से आ रही है। सर मैं आपसे बहुत सीख रही हूँ मैं। तो जनाब तज्जियाकार हमें खबरें दिया करें ताकि हमें किसी से पूछना ना पड़े, हम आपसे खबरें ले लें। थैंक्स टू माय एंटायर टीम। मैं इतना ज्यादा न्यूज की तरफ देख रही हूँ जी। इंशाल्लाह अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा उस्मान बसरा साहब। उनसे पूछते हैं जनाब कि आज इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो पहुंच रहे हैं, तो क्या खबरें जिस तरह गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। जी शाहजेब डेफिनेटली। जी उस्मान बसरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है।
उस्मान बसर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पंजाब की सियासत में, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है असेंबली सेक्रेटेरिएट में, इसमें क्या कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ चल रहा है, तो बहुत कुछ तो नहीं चलना चाहिए असल में। देखिए, यहाँ पे सियासत को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना पोल्यूटेड कर दिया गया है कि यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ चलने की चीज़ें जो हैं वो ख़बरों में रहती हैं। जब एक वाज़िया बर्तरी पंजाब के ज़िम्मी इंतखाब में पाकिस्तान के पंजाब के जो वोटर है उसने एक डिसाइड किया है वाज़िया तौर पर, वो अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़ हैं, वो मीर जाफ़र और मीर सादक के गठजोड़ के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके से डोनाल्ड लू के बगल बच्चों ने जो शब खून मारा है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, वो उसके खिलाफ हैं। एक वाज़िया मैंडेट दे दिया है, कोई चीज़ इबाम के अंदर तो है नहीं। तो ये कौन है जो वहां पे लाहौर में आके बैठ गए हैं हराम का पैसा लेके? और पहले भी दिया था, और ये 20 सीटें आप लोगों के पास ही थी, जिसमें सब आप लोगों ने 16 जीती हैं। नहीं, ये देखिए ना, यही तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात है जो अब बुरी तरह पिटने के बाद मुस्लिम लीग नून के पास, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जो आकाशवाणी रेडियो है जिसका वो जाती उमरा केंद्र है, तो ये उसने चलाई हुई हैं। जिनमें से ज़्यादा अक्सरियत लोग वो हैं जो आज़ाद जीत के आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीतने के बाद उन्हें शमूलियत इख्तियार की थी। 11 लोग तो इसमें वो हैं। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं, देखिए, दुनिया 21वीं सदी के अंदर मुरीख से आगे जाने की सोच रही है। आज हम पाकिस्तान के निकम्मे, नकारा और बायस्ड जो इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान की कौम उसकी नज़र होगी हुई है। यानी कि ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसकी सोच पे इतनी एल्फी पड़ गई है कि इनकी कोई भी फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आने के इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज लाहौर के अंदर उस्मान साहब, लेकिन कल उस्मान साहब, राना सल्लल्लाहु साहब ने कल एक बयान दिया कि ज्यादा उनको जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, चंद ही वोटों का जो है वो फर्क है, और ऐसा नहीं है कि 180 तो हमारे पास भी हैं। वो किन बेसिस पे ये बात कर रहे थे? आई मीन, हाउ कुड ही बी सो कॉन्फिडेंट? माया, यही तो बदनसीबी है जिसकी तरफ मैं अभी इशारा करने लगा था। यही तो बदनसीबी है कि इस कौम की बदनसीबी देखिए कि इस मुल्क का बदकिस्मती से एक वजीर दाखिला जो असल में एक क्रिमिनल है, वो ये बात कर रहा है कि वो जनाब आप खुश ना हो कि आपको मैंडेट मिल गया है, पाकिस्तान की कौम ने आपके हक में फैसला दिया है, आप खुश ना हो क्योंकि हम डाकू जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम जो चोर लुटेरे हराम का माल लेके बैठे हुए हैं, हम लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, उनकी तजारत करेंगे, आप हराम के पैसे से अवाम के मैंडेट पे डाका डालेंगे, इसलिए खुश ना हो। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन उस्मान साहब ने ये भी बयान दिया कि अगर साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी ने अगर पैसे लिए तो। ये तारड़ साहब वही है ना जिनकी जमात कहती थी हमारी लंदन तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, मुरीख में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर साबित हो जाए तो हम डूब के मर जाएंगे। तो डूब के मरा तो कोई भी नहीं आज तक। सुप्रीम कोर्ट से लेके नैब कोर्ट तक सब ने झूठ बोले, कोई मनी ट्रेल नहीं दी। आज सारी अरबों की प्रॉपर्टीज लेके बैठे हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर इश्तहारी होके भाग के उन्हीं में बैठे हुए हैं, उन्हीं को मानते नहीं हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, जिसका आगाज और इंतहा और वजूद ही झूठ के ऊपर है। आप मुझे बताइए, क्या कतरी खाद देने वाली जमात नहीं है? ये जाली ट्रस्ट डीड वाली जमात नहीं है? क्या इन्होंने तब सियासत छोड़ी थी जब नवाज शरीफ ने वो 50 रुपए का स्टाम्प दिया है, जब आपके क्राइम मिनिस्टर ने, और 50 रुपए का स्टाम्प दे के वो आदमी अदालत से मुकर गया हुआ है, ना वो अपने भाई को वापस बुला रहा है, अपनी गारंटी पूरी कर रहा है, ना उसका भागा हुआ भगोड़ा भाई वापस आ रहा है। तो ये पहली, और दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है माया कि अता तारड़ सियासत करता कौन सी जो छोड़ देगा? वो कहाँ से मुंतखब होकर आया हुआ है? उसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? उसको किसने वोट दिए हुए हैं? सिर्फ झूठ बोल के और क्रिमिनल्स के साथ खड़े होकर उनकी अदालतों में पेशियां करके तो उसको वजीर दाखिला लगाया गया है। इसके अलावा उसकी क्या सियासत छोड़ देगा? बताएगा कि इमरान खान साहब जो है वो भी लाहौर पहुंच रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियत रहेगी, उनका क्या शेड्यूल है, किन से मुलाकातें होंगी, जरा इस हवाले से हमें बताइएगा प्लीज। देखिए, इमरान खान साहब लाहौर जब पहुंचेंगे तो वो अपनी हमारी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उससे बात करेंगे। वो हमारी इत्तेहादी जो हैं काफ लीग, उनकी पार्लिमानी पार्टी और लोगों से बात करेंगे, और इमरान खान मज़ीद शवाहिद जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए ये चोर डाकू और ज़मीरों के सौदागर हराम का पैसा ला के कहाँ से ला के या लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान की कौम को अपनी एजुकेट करेंगे और बताएंगे आपके मीडिया के तवज्जुह से
कि किस तरह पाकिस्तान के मुंतखब लोगों को के वोट की इज्जत जो है उसकी तजलील की जा रही है, और किस तरह ये लोग डॉलरों को ला के तो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट जो है उसको खरीद के वोट की इज्जत को दागदार कर रहे हैं। तो वो आज बड़ी एक 1.5 दिन वहां पर रहेंगे लाहौर में, और बड़ी बिल्कुल उस्मान साहब, जरा उस पर आ जाते हैं, आपकी बात काट रही हूँ माजरत, लेकिन जरा क्योंकि वक्त की कमी है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपसे जवाब हम ले सकें, आपका मौक़िफ़ हमारी तरफ पहुंचे। ये जो अब डिले आया है 28 अगस्त तक का, इस पर जो अब एहतजाज की अलग कॉल है, लॉन्ग मार्च की अलग कॉल है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि जी सिंध हुकूमत ने जो है वो तजवीज़ दी थी जो कि अब मान ली गई है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बाय पीटीआई? देखिए माया, सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि ये जो मासूम बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, और देखिए ना आपने शुरू इंट्रो में कहा कि जी उनके पास एक दरखास्त आ गई, और कितना रहमदिल वाकया हुआ है ये इलेक्शन कमीशन कि फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। अभी परसों जो इलेक्शन हुआ है पंजाब के अंदर, जो जहाँ पे एक मुजफ्फरगढ़ में हमारे कैंडिडेट को हराया गया है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन का अपना मुकर्रर करदा जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो डेथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ कह रहा है, इल्तिजा कर रहा है अपने इलेक्शन कमीशन से कि मुझे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अगवा किया है, मारा है, मुझसे बैलेट पेपर छीन के इलेक्शन चोरी किया है। सरकारी मुलाजम इलेक्शन कमीशन का ये बयान दे रहा है। इस पे इलेक्शन कमीशन के सुम्मुन बुकमुन उमजुन फाहुम ला यरजऊन है, उनकी कोई सोच पे जो अल्फी है वो नहीं खुल रही है। लेकिन मासूम सी पीपल्स पार्टी ने जो कहा है उस पर फौरन वो मान गया, इलेक्शन ही मुलतवी करा दिया है। वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो एक इमरान खान साहब और उनके नैरेटिव और कौम जाग उठी है। ये जो सिंध के अंदर मुसल्लत हैं भुट्टो की रूहें, इनको मालूम पड़ गया है कि भाई हमें तो बड़ा फेंटा लगने वाला है, तो इस इलेक्शन से भाग जाओ। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है उस्मान साहब, ये तो बताएं हमें। अब क्या क्या आप लोगों ने प्लान किया? एनी गेम प्लान, एनी रोड मैप रिगार्डिंग द सिंध? जी डेफिनेटली। अच्छा, रिगार्डिंग सिंध ये है, देखिए पंजाब जैसे उठ खड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ऑलरेडी तब्दीली के इस मामले में हमारे साथ हैं, पाकिस्तान नए पाकिस्तान की जुस्तजू में, और पंजाब ने उसको अब एंडोर्स कर दिया है। अब अगली बारी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की है। देखिए इमरान खान साहब बड़ी वाजिया कह चुके हैं, सिंध के ऊपर डाकू राज है। आप दोनों सिंध में रहते हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कराची जो पाकिस्तान को अरब रुपए की माहाना कमा के देता है, कमाऊ पूत है, उस कराची पे मुसल्लत डाकुओं का टोला हराम का पैसा लेके लाहौर में लोगों के ज़मीर खरीदने तो अरबों रुपए लेके आ गया है, लेकिन 10 करोड़ रुपए लगा के गुजर नाला साफ नहीं कर सका, वरना कराची ना डूबता। वो के इलेक्ट्रिक के कोई मामला ठीक नहीं कर सका। जी ठीक है उस्मान बसा साहब, ये मामला हम देखते हैं कि सिंध में अब चूंकि बलदियाती इंतखाबात भी होने वाले। मुझे छोटी सी एक बात जरूर बताइएगा, उसके बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हमारे तज्ज़ियाकार हैं अदनान अल साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है इस हवाले से बताइएगा, पीटीआई के कितने अरकान होटल पहुंचे अब तक? देखिए पीटीआई के 186 और 187 के करीब जो लोग हैं वो होटल में मौजूद हैं, लेकिन मैं शाहजेब आपके सामने एक बड़ी दर्दमंदाना अपील रखना चाहता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने जब ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ मरकज़ के अंदर, तो अपने वजीर ख़जाना को भिजवाया था उस वक्त न्यूट्रल्स के पास कि आप इनको जाके बताएं कि अगर ये रजीम चेंज साजिश जो है कामयाब हुई तो मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। आज मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई ना। आज डॉलर, तेल, आम आदमी की जिंदगी देखें, मुल्क दिवालियापन के करीब पहुंच गया ना। तमाम लोग इसको जान रहे हैं। आज इमरान खान कह रहे हैं कि अगर आपने पंजाब के अंदर ये जो नई गेम प्लान आप कर रहे हैं, गंदा गेम प्लान कर रहे हैं, अगर आपने ये किया तो पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी फैलेगी, फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से खुदा न खासा नहीं को रोकेगा। इमरान खान की पहली प्रेडिक्शन भी बिल्कुल 1000% सही साबित हुई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हुई है अमरीकी साजिश में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अगर पंजाब में जरदारी साहब जो डाकुओं के सरबराह हैं और गब्बर सिंह और उसका जो पूरा गैंग है, अगर इन्होंने पंजाब के लोगों की मैंडेट को कबूल न किया और ये इस पर डाका डाला तो पंजाब और पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और एक दफा जब तीर इस तरह कमान से निकलते हैं वापसी उनकी नामुमकिन होती है। ठीक है उस्मान बसा साहब आप हमारे साथ रहेंगे। अदनान अल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अदनान साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी हमने देखा ज़मीनी इंतखाबात हुए, इसमें पीटीआई ने 16 नशिस्तें जीती और नून लीग ने भी कुछ नशिस्तें जीती जो कि पहले उनके पास नहीं थी। आप कैसे देख रहे हैं इन इंतखाबात को और आने वाले वक्त में आप पंजाब की सियासत को कैसे देख रहे हैं?
देखें, एक अवाम की लहर जो है मकबूलियत की, वो इमरान खान के हक में है। जब से तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश हुई थी, उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हो गया था, और हम बार बार अपने शोज में ये बात कहते भी रहे हैं। और नून लीग को बहुत नुकसान हुआ। एक तो उनका बयानिया खराब हो गया कि जिस तरह उन्होंने एक हिस्सा लिया साजिश में, और अमेरिका के साथ ये मामला जो वहाँ से लेटर आया, इमरान खान की ये जो बात है और मौक़िफ़ है, अवाम ने इसको कबूल कर लिया। दूसरे, आसिफ जरदारी पंजाब में बहुत नामकबूल है। पंजाब के लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को तो पसंद किया और उनको बहुत खासा मैंडेट भी दिया, लेकिन वो आसिफ जरदारी को बहुत सख्त नापसंद करते हैं। जो भी आसिफ जरदारी से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये माजी में एक दूसरे को बहुत बुरा कहते रहे हैं, चोर कहते रहे हैं, डाकू कहते रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि आप जिन्हें इतना बुरा कहते थे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे, उन्हीं से आपने हाथ मिला लिया, बगलगीर हो गए। तो इनकी अखलाकी पोजीशन नून लीग की बहुत खराब हुई, और जिस तरह काफ लीग को नुकसान हुआ था। लेकिन अदनान साहब, हम ना एक चीज समझना ही चाह रहे हैं कि क्या नून लीग की पोजीशन पंजाब में बरकरार है वही जो पहले थी? क्योंकि ये जो 20 नशिस्तें हैं जिस पर अभी इलेक्शन हुए हैं, ये ऑलरेडी कह ले इंडिपेंडेंट थी पहले और फिर पीटीआई की होगी, लेकिन पीटीआई के पास थी। क्या नून लीग की सियासत वहीं खड़ी है जब पहले थी, या उनकी पोजीशन डाउन हो गई है पंजाब में? देखिए, उनकी पोजीशन डेफिनेटली कमजोर हुई है, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब है ये नून लीग का कला समझा जाता था, और वो तो कहते थे कि ये इलेक्शन जो है 2018 का पीटीआई को धांधली से जितवाया गया, खलाई मखलूक ने काम दिखाया। और हमें मालूम है कि लाहौर में वो बहुत मकबूल जमात थी, लेकिन जब से ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उसके बाद ये 3 महीने महंगाई को ख़त्म करने का दावा करके आए थे, लेकिन महंगाई को ख़त्म नहीं कर सके, उसकी वजह से इनको बहुत सख्त धचका लगा है। लाहौर की 3 सीटें हारना कोई मामूली बात नहीं है, और बड़े बड़े मार्जिन से हारे हैं, 10-10, 15-15 हजार। अदनान सर, देखिए, सियासत में तो हम ये देखते आए कि लोग जो आज बात करते हैं कल उसको वो वापस ले लेते हैं, या उनको याद ही नहीं रहता। ये तो सियासत में हम बड़े हो गए पाकिस्तान में, हमने ये देखा है हमेशा से। हम बड़ा उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने हमेशा बेहतरीन मामलात फरमाए, लेकिन अब जो ये सिचुएशन हुई है, जो 28 अगस्त तक का डिले आया है, हाउ डू यू सी कि सिंध के लोग अब इस तरीके से पीटीआई हो गई या जमात इस्लामी हो गई, अब वो इस चीज का कैसे रिएक्शन देंगे? अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, या ये अच्छा हुआ? ये तो साफ नजर आ रहा है कि वक्त दिया गया है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को। एमक्यूएम पहले भी ये कहती रही है, जब उसने कोलिशन में शमूलियत इख्तियार की थी, कि हम फौरी इलेक्शन नहीं चाहते। जब उनकी इंटरनल डिस्कशंस होती थी, वो चाहते थे कि हमें वक्त मिले अपने कदम जमाने के लिए, और वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप इकट्ठे हो जाएं, जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। वो पीटीआई का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते हैं। मेरा जाती तजर्बा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म में ये रहा है कि जब लोग किसी सियासी जमात के बारे में कोई एक फैसला कर लेते हैं, तो बहुत कई साल तक उसको तब्दील नहीं करते हैं। अब उन्होंने एमक्यूएम को कराची में रिजेक्ट कर दिया है, तो एमक्यूएम चाहे उल्टी हो जाए चाहे सीधी हो जाए, वो कुछ भी कर ले, उनकी पोजीशन बहाल होना मुझे तो अदनान सर, मुख्तसरन आप फारूक रज़ा साहब का इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिहाज से उनके जो ये फैसला है उसको कैसे देखते हैं? बस ये मुख्तसरन बता दीजिए। फारूक सत्तार के फैसले, फारूक सत्तार तो और एमक्यूएम तो ऐसे ही है, 0+0+0। जब उनकी पोजीशन एक दफा खराब हो गई, अल्ताफ हुसैन की वजह से एमक्यूएम थी, अल्ताफ हुसैन को माइनस करके अब एमक्यूएम की मुझे नहीं लगता कि कराची में और हैदराबाद में बड़े पैमाने पे बहाली हो सकेगी। इमरान खान अगर वहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहां जाते हैं, इलेक्शन मुहिम चलाते हैं, तो उनको फायदा हो, उससे वो लेवरेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उस्मान बसरा साहब पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से अदनान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त निकाला, एंड लेट्स सी, आप लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा दुआएं कि पाकिस्तान के जो भी हालात हो, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के रोजगार को जो है वो उसका फायदा हो। इस वक्त के बाद शाज़िब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस। फिर हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। सब सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब फरमाया कर रहे थे आपका इंतजार, और अब एक
बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है। शायद हम दोनों भी बहुत इंट्रीग्ड हुए जब हमें पता चला कि इस हवाले से हमें बात करनी है कि वो अद्वियात जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। हमें बहुत सारी अद्वियात तो ऑब्वियसली इनसे हमारे रूट्स भी जुड़े हैं, हम बचपन से ले रहे हैं, हमें पता है कि हमें खांसी नज़ला या हमारी आगे वाली नस्ल को भतीजा भतीजी बच्चों को होगा तो हम वही दवा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देन अगेन बहुत सारी मेडिसिन शाज़ेब ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और हमें सजेस्ट कर दी जाती है, हमें प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। उनकी हम सोचते हैं ये कौन सी दवाई है, तो हमने कभी ली नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसके बारे में क्या कभी कोई मॉनिटरिंग सेल कोई बनाया गया कि नहीं? और इसके साथ साथ ड्रैप ने इंसानी जिंदगी को मजीद महफूज बनाने के लिए जो फार्मा को विजिलेंस बेहतर बनाने का फैसला किया है, इसके बाद हमें जो समझ आ रही है वो बात ये है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स खास तौर पर जो नई अद्वियात के असरात की निगरानी है वो करना बहुत जरूरी है हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी। बिल्कुल अगर कोई नई भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से अद्वियात मार्केट में आती हैं तो उसका फॉर्मूला जानना, उसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो अद्वियात हो, वैक्सीन हो, तिब्बी आलात हो या कुछ भी हो जो कि रिलेटेड है आपकी फार्मास्यूटिकल। एग्जैक्टली। और अगर इंसान को ना भी पता हो, एक मरीज को नहीं भी पता हो, तो उसको ये पता है कि वो जिसके पास ट्रस्ट करके जा रहा है वो उसका डॉक्टर जो है वो उसका मसीहा है, वो उसको बचाने के लिए हमेशा अच्छी चीज देगा। लेकिन देन अगेन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह या फायदेमंद है हमें पता होना चाहिए। तो फार्माको विजिलेंस जो है ये एक ऐसी जो है मेरा ख्याल एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है ना, एक सेल बनाया गया है जो सेल कोई काम करेगा, वो सेल क्या काम करेगा क्यों ना हम जाने। इससे पहले हमारे सेल वी को हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल्स में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यही जानने के लिए हमने राब्ता किया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद से। कैसर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे मेरे पाकिस्तान में। कैसर साहब सबसे पहले तो फार्माको विजिलेंस ये क्या है, हम थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो सवाल है आपका ये तो बेसिकली ड्रैप वाले बताएंगे, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिन्होंने ये बनाई है मॉनिटरिंग विजिलेंस की, तो ये एक्चुअली बताएंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट किसी भी चीज को मुझे नहीं पता कि 75 साल के बाद हम ये बातें कर रहे हैं कि ये उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 लाख पूरे पाकिस्तान में, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आपको भी पता है कि बहुत सारी दवाइयां जाली अद्वियात के नाम से सब जानते हैं जो कि मार्केट के अंदर है और लोग उसको खरीदते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर हम इन चीजों को कंट्रोल करते हैं फिर तो बात बहुत अच्छी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारे नामों से होती रही हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर कुछ होता है तो फिर हम समझते हैं कि हाँ जी। और जो इसमें बेसिक बात यह है, अगर ये विजिलेंस या मॉनिटरिंग अगर हो रही है या बन रही है या इस पे कोई काम होगा, तो इसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर से बगैर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के डिस्पेंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि कैसे सज्जाद साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है ना कि ड्रग सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क में। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे मुल्क में नहीं, इंसानी जान के लिए बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात सारी ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से दवाइयाँ खाई जाती हैं, दवाइयाँ वो नहीं मामूली सी दर्द की दवा या एलर्जी की दवा, वो नहीं। हमारे यहाँ स्टेरॉइड्स, हमारे यहाँ एंटीबायोटिक, हमारे यहाँ रंग गोरा करने की क्रीम, और हमारे यहाँ जो ताकत, जिस्म में ताकत बढ़ाने की मल्टीविटामिन और सब पता बहुत सारी दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि जो हर्बल के नाम से मार्केट में बिक रही हैं और लोग जो है वो जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने घर में सिरप बनाते हैं मल्टीविटामिन और वो हजारों में बेचते हैं उससे। वो कौन पूछेगा उसको? पहले तो आप ये बेसिक चीजें हैं ना, आप उसको तो मॉनिटरिंग कर लें कि ये मार्केट में ये दवाइयाँ कैसे आ रही हैं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा फिर आपको ये देखना है कि ये ड्रग लिखता कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ड्रग लिखता है डॉक्टर। अब जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो क्या वाकई क्वालिफाइड डॉक्टर ही लिख रहा है या कोई और भी मशवरा कर रहा है? तो हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन, क्वैकरी, जाली अद्वियात,
इन चीजों को अगर बंद हो गया तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग की तो जरूरत ही नहीं है ना। जो क्वालिफाइड लोग हैं, सिस्टम आपका बन जाएगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवा बिक नहीं सकती। अगर ये कानून लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो मैं समझता हूं कि बात ही खत्म हो जाएगी। अभी तो आप जाइए माया जाके, अगर कोई भी ऐसी दवा लेनी है कि नींद नहीं आ रही है और 15-20 दवाइयां और 15-20 टैबलेट लेके और खा लें, कोई नहीं आपको मना करेगा कि नहीं जी हम ये दवा आपको नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। अगर समय आपने बिल्कुल वही सवाल कर लिया, एक्चुअली रेड माय माइंड में, इसलिए हंसी आ गई मुझे कि मेरे जहन में था कि हमारे यहाँ तो कुछ दवाएं ना लोगों को चॉकलेट की तरह और कैंडी की तरह खाने की आदत है, पूछता कोई नहीं है। ये कल्चर, ये एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है, सब पता है, सब बड़े होशियार हैं, लेकिन करना नहीं चाहते कोई अच्छा काम, बेहतर काम अपनी जिंदगी में लेकर। ये क्या कल्चर है कि जाएंगे अपनी मर्जी की जो है ना चॉकलेट कैंडी की तरह मेडिसिन लेंगे विदाउट नोइंग कि वो कितनी हार्मफुल है। जी कसर भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ शॉर्टकट का सिलसिला है, जान के साथ भी। अपनी जान के साथ समझते हैं कि अगर अब जैसे मेरे पास कल भी एक पेशेंट आया, खातून आई, उनको मैंने 6 महीने पहले देखा था, एक दफा आई, उनको फॉलो अप में नहीं आई और उस दवा से शायद इनको बहुत फायदा हुआ और उसमें एंटीबायोटिक भी थी और कोई दर्द की गोली थी। और वो खातून ये आई और आके उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब जब भी ये होता था तो मैं ये खुद ही ले लेती थी। और उसके बाद अब जब 5-6 दफा हमने किया, ये 6 महीने, अब जो है वो ये इसका जो है फायदा नहीं होगा। एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुख्तलिफ मार्केटिंग पॉलिसीज बनाती हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स को अद्वियात बेची जाती हैं, फिर वो आगे पेशेंट्स तक पहुंचती है। आप क्या समझते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स का जिम्मेदार होना और उनका प्रोफेशनली चीजों को समझना, अद्वियात के फॉर्मूलाज को समझना कितना जरूरी है, बजाय से कि मार्केटिंग पॉलिसीज पर बेस करके आप मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो पेशेंट्स को दे दें और फिर मुस्तकिल तौर पर बेचे जाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका शाहजेब। बात ये है कि जितने भी डॉक्टर्स, क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स बनते हैं, वो फार्माकोलॉजी उनकी पढ़ाई होती है, उस पर पूरा एग्जाम होता है पूरे साल का, तो ये तो वो पढ़ते हैं। लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके मुल्क में कौन कौन सी अद्वियात रजिस्टर्ड है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, जो रजिस्टर्ड वो बॉडी है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो कैसे भाई आप ये कह रहे हैं, सॉरी टू कट यू, अगर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो ऑथराइज्ड हैं, लीगल हैं, अप्रूव्ड हैं कि नहीं, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली ये है, और उसके लिए जरूरी ये है कि आप एक जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो एक आम आदमी हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा नहीं है या वो इन चीजों को बॉदर नहीं करता, वो जब जाएगा, जब आपके पास कानून बना हुआ है, जब जाएगा तो मार्केट से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसी दवा को रजिस्टर्ड कर रहा है जो ऑथेंटिक है, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, उसी को कर रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारी बहुत अच्छी बात है, मॉनिटरिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। प्रॉपर तरीके से ड्रग को फार्मेसी, देखिए आपकी फार्मा कंपनी है, आप एक दवा बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो फिर आप जो है रजिस्टर्ड कराते हैं। जब रजिस्टर कराने जाते हैं वहां ये सारा सिस्टम इम्पोर्टेंट है। डन हो गया, शफाफ कर दे, उसको शफाफ कर दे, ट्रांसपेरेंट कर दे। डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया सवेरे पाकिस्तान में, और जो आपने बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आम लोगों के लिए समझना जरूरी है और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये हिदायत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरीके से इस पर अमल पैरा हो ताकि लोगों तक ऐसी अद्वियात ना पहुंचे। माया सर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक। बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक से पहले तो हमने बहुत सारी बातें कर ली जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बातें बहुत जरूरी थी, लेकिन एक और टॉपिक है जिस पर बातें करना बहुत जरूरी है। माया बस जरूरी है, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सबको इतना स्विफ्टली कैसे हो गया। मुझे सब पता है, बड़े चलाक हो गया, ये समझदार हो गया। मेरे साथ रहा कि चलाक किसके साथ हो रहा है, काशिफ भाई के साथ एक्चुअली बहुत बैठ रहे हैं। अरे जनाब, अगर शाहजेब ने कह ही दिया है, छेड़ ही दिया है इस मौजू को, तो चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। क्या था कि एक दफा का जिक्र है, देसी और विलायती जोड़ी थी। एक विलायती जोड़ी थी, एक देसी और एक विलायती। जी देसी का दिल आया विलायती,
पर और विलायती ने अचानक से कहा कि हाँ मुझे भी कबूल है, और उसने भी कहा कबूल है, ये कबूल हुआ इस्तांबुल तुर्की की सरजमीन पर, और फिर ये शादी होने के बाद दुनिया में चर्चे होने लगे। लेकिन ये मोहब्बत हुई कैसे? ये आंखों का इजहार, आंखों में मोहब्बत का इजहार, और कैसे जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जिंदगी गुजारने का जो है वादा कर लिया। और ये जैकी पाकिस्तान कैसे आई, वकार ने असली क्या बात की, ये सब हम जानना चाहते हैं। ये सब जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पे क्लिक करें और लिंक शुरू होता है अब। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हमें ज्वाइन है इस कपल ने जिनका नाम हमारे साथ मौजूद है, जिनका साहब का नाम है वकार और इनकी बेगम का नाम क्या है जनाब? जैकी। जैकी। तो दोनों को जी खुशामदीद। हम थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा अंग्रेजी मिक्सर करेंगे, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों का कपल भी थोड़ा सा अंग्रेजी और थोड़ा सा उर्दू हाँ, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो वेलकम टू द शो जी, कैसे हैं आप दोनों? हाउ आर यू गाइज doing so far? थैंक यू सो मच माया शाहजेब, आपने हमें अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो दे आर आस्किंग हाउ आर यू? Hello, so happy to be here. अच्छा Thank वकार, you for सबसे having पहले तो मैं us. आपसे ही जानना चाहता हूँ, ये स्टोरी का आगाज कहाँ से हुआ, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ और कैसे हुआ? अच्छा शाहजेब, स्टोरी का हर स्टोरी देखें जो प्यार की होती है उसका एक अपना बैकग्राउंड होता है, लेकिन जो चीज़ समझने वाली है, जो कि हम अपना एक चैनल भी यूट्यूब बनाया उसमें बता रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो ये अल्लाह ताला का करम होता है, वो जो दिल आपस में जुड़ते हैं इसमें इंसान की नेक नीयती होती है। तो फिर इंसान ने एफर्ट ज़रूर करनी होती है, हर इंसान ने एफर्ट ज़रूर करनी होती है, लेकिन जो है वो जोड़ियाँ आसमानों पे ही बनती हैं। हमारा जो राब्ता वो कह लें ऑनलाइन, हम यही जानना चाह रहे हैं, आपने क्या एफर्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एफर्ट बात होती है। हमने एक दूसरे से कनेक्ट हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हम एक बुक लिख रहे हैं उसमें काफ़ी डिटेल लिखेंगे, लेकिन हमने जो बात की ये बहुत अच्छा सवाल किया। हमने एक दूसरे के इंटरेस्ट के ऊपर बात की, गोल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, जो कि सब्जेक्ट ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हैं। हम देखते हैं अपने कल्चर में ज़्यादातर जो रिलेशनशिप है वो फाइनेंशियल स्टेटस या सुपरफिशियलिटी पे बनते हैं, जो कि इस अप्रोच से जो है वो मेरा ख्याल है इतना प्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं बनता। तो हमने उन सब्जेक्ट हम आपकी शादी की तस्वीरें देख रहे हैं और मैं एक्चुअली आई एम लविंग योर वेडिंग पिक्चर्स, बट माशाल्लाह माशाल्लाह। सो Jackie, can you hear me? Can you hear us? Welcome to the show and welcome to Pakistan. Yes, welcome I can. to the community as well. Thank you so much. All right. Okay, awesome. So we were asking your husband that how did you two meet and how it has been so far. But I would want to know your point of view. Why? Why did you go for this? I'm sure it's a big difference from your culture and everything. So why? Yes, everything, it's a huge difference from my culture, but when you find the person that is meant for you and created for you by God, by nature, none of the little details of culture, different races matters at all. And everything goes very smoothly. So you believe it was a master plan? But it's very difficult to adjust in a different society, different culture, in different traditions. How do you manage it? Are you liking it? I'm absolutely loving it, and it actually was a pretty smooth transition. When Waqar and I were talking, he explained everything very thoroughly, and with the connection we have, like everything has just been so perfect. I couldn't have asked for anything better. So why Turkey? Why Turkey? Why Turkey? That was pretty much the most convenient place that we could meet, and it's a great place historically, lots of food, and very economical as well. That's true. So you guys just met and clicked right away. Is that what you're telling us? Yes.
it was an instant connection. And we are all. And there was we really have heard that you no guys are trying doubt to at connect all. other people too. वाह, क्या बात। अच्छा शाहजेब, ये बड़ा थैंक यू सो मच, आपने इस पॉइंट पे सवाल किया है। तो देखें, हम पाकिस्तानी हैं और थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब पाकिस्तानी जो हैं हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाकी अपने जो हैं कम्युनिटी को भूल जाते हैं। तो हमने जब ये हमें अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत रिलेशनशिप दिया है तो हमने फैसला किया कि अब बात हम खत्म हो दूसरे गया। लोगों की वकार, मदद बहुत करेंगे बहुत क्योंकि माजरत, सोसाइटी में रियली एक सॉरी, gap हमें यहाँ पे है। आपकी बात काटनी पड़ेगी और बात अधूरी जाएगी, बट वी वुड लव टू हैव यू गाइज अगेन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। सलामत रहें, खुश रहें, आप थोड़ा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ। बड़ी माजरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, नुआ खान और शाहजेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे कुछ क्रिकेट की खबरें, क्योंकि आप लोग क्रिकेट का बहुत इंतजार है, हमें इस बात मालूम है और हम भी ये इंतजार कर रहे थे कि कब क्रिकेट पे बात होगी। तो सबसे पहले शाबाश पाकिस्तान शाबाश, क्योंकि ग्रीन कैप्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और जो श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की 4 विकेटों से तारीखी फतह हुई है, उस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें भी मुबारकबाद, हम खुद ही दे लेते हैं। तारीखी फतह है, कौमी टीम ने 342 रन का जो हदफ है वो 6 विकेटों पर हासिल किया, जबकि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा बड़ा हदफ अबूर किया है। अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन बनाए, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बाकियों ने भी बड़ा अच्छा खेला। बाबर आजम ने पहले और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए साथ साथ जनाब, हमारे जो हमारे मैन ऑफ द मैच भी जो है वो करार पाए साथ साथ अब्दुल्ला शफीक साहब जो है। और कप्तान बाबर आजम की आप तारीफ करते करते थकते नहीं है। और कप्तान बाबर आजम कब सेंचुरी ना करें, ऐसा कब होता है? वो अच्छा परफॉर्म ना करें, ये कैसे होता है? अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ, अब कंटिन्यू। तो इसी हम सेंचुरी उन्होंने तो खैर स्कोर किया, लेकिन ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और भी बहुत सारे मामला है, उस पर बात करनी है, यासिर शाह पर भी और इमामुल हक पर भी। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए सीनियर क्रिकेट राइटर है साहब, उनसे ही बात करेंगे, वही हमें समझाएंगे कि ये क्या हुआ है। सोहेल विसा, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताइएगा इस तारीखी फतह को आप कैसे देख रहे हैं, कैसी लगी आपको अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग? भाई जैसे सारी फॉर्म देख रही है, वाकई इट्स अ फैंटास्टिक विक्ट्री। मजेदार बात ये है कि श्रीलंका में ही हम जाके 300 प्लस स्कोर करते हैं, क्योंकि 377 बना के आपने मैच जीता था कोई 6 साल पहले, और अब आपने 343 रन बना के मैच जीता है। एंड आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट। अब्दुल्ला शफीक की बात जो उसने प्रूव किया था ऑस्ट्रेलिया में, उस वक्त बात ये हो रही थी कि बड़ी फ्लैट पिचेस है और फ्लैट पिचेस के ऊपर जी वो खड़े रह गए, टेम्परामेंट है, तारीफें हो रही थी उनकी। लेकिन इस पिच के ऊपर चौथी इनिंग में 160 रन तक ठहरना और स्कोर करना on a turning pitch, I think this is remarkable. And remember कि he's an opener, so he's not used to playing spin that much. तो 4 spinners को काबू करना और फिर इतना solid defense, और ये नहीं कि बिल्कुल डर के खेलना। No doubt. He used to come down the pitch and hit the ball over the bowler's head. So I think it's a remarkable innings. राइट। तो सोहेब सर, व्हाट अबाउट लाइक देखा अगर ये कहें हम कि बैटिंग लाइन जो है वो परफॉर्म कर रही है, एंड ऑब्वियसली सेकंड हदफ भी जो हमने इस तरह ये दूसरा बड़ा हदफ अबूर कर लिया। व्हाट डू यू से अबाउट अजहर अली एंड सलमान अली इन देयर परफॉर्मेंस, इन देयर स्ट्रेटजी? आपका क्या फीडबैक है? देखिए, पहली तो एक बात है कि एक इनिंग्स में हमने परफॉर्म किया है, पहली इनिंग्स में हम 85 for 7 हो गए, so you can't really say कि हमारी बैटिंग लाइन अभी परफॉर्म कर रही है। दिस इज वन इनिंग्स एंड हमें देखना होगा अगले टेस्ट में क्या होता है, आगे जाके भी परफॉर्म करना है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी थी। रह गया अजहर अली या सलमान अहमद। आई जस्ट फील कि सलमान अहमद को जरा सा प्रीमेच्योरली डाल दिया, उनकी ऑफ ब्रेक की वजह से डाला, जिसने ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग उनकी ऑफ स्पिन नहीं थी, उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया था। और एक सीजन 2 सीजन के बाद आपने खिला देना उस बल्लेबाज की जगह जो 57 की एवरेज से बैटिंग कर रहा था बिफोर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आई वुड स्टिल पुट फवाद आलम बैक। सलमान अहमद को अगर खिलाना है एज अ थर्ड ऑफ स्पिनर, थर्ड स्पिनर,
आप किसी 3 टेस्टमैन आपने खिलाए थे, किसी एक की जगह खिलाए, रह गया अजहर अली, आइदर ही अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, ही इज स्टिल केपेबल ऑफ स्कोरिंग 100 माइंड यू, लेकिन एक वक्त आ जाता है बल्लेबाज का एंड यू रिटायर। उस वक्त भी बल्लेबाज होते हैं, बॉलर्स होते हैं जब वो अपनी पीक पे होते हैं। अजहर तो अपनी पीक पे नहीं है। मेरे ख्याल में शान मसूद को जो इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है नंबर 3 पे खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ अजहर अली, लेकिन अगर अजहर अली अनाउंस कर देते हैं रिटायरमेंट तो फिर लेट दिस बी हिज लास्ट टेस्ट एंड प्ले एंड यू नो वेट फॉर शान मसूद टू प्ले टेस्ट एट होम। सही। सोहेब अलवी साहब, क्योंकि आप बॉलिंग का जिक्र कर रहे हैं तो मैं यासिर शाह का जिक्र करना चाहूंगा। इससे पहले कि आप खुद ही कर दें तो मैंने कहा मैं जरा आपसे पूछ लूं, ये यासिर शाह साहब जो है इन्होंने शेन वॉर्न की बॉल ऑफ सेंचुरी याद नहीं करा दी, आप कैसे देख रहे हैं, कैसे रेट करेंगे उनकी बॉल को? देखिए मैं आपको बताऊं, अब्दुल कादिर जो 1980s में गेंदे करता था, इकबाल कासिम ने ऐसी गेंदे की हैं, तौसीफ अहमद ने ऐसी की हैं, पाकिस्तान के लाजवाब स्पिनर हैं, दुनिया के मायनाज स्पिनर्स रहे। वो एक मार्केटिंग होती है इन गोरों की कि जब वो कुछ करते हैं तो वो बॉल ऑफ द सेंचुरी हो जाती है, वो 6 ऑफ द सेंचुरी हो जाता है, व्हाटएवर। इससे अच्छी अच्छी गेंदें पहले भी हुई हैं और अगर यही गेंद कोई और करे तो उसकी इतनी वाहवाह नहीं होती। इससे हाई प्रोफाइल सीरीज एशेस हो रही थी इंग्लैंड में तो हो गया। यासिर ने जो गेंद की है वो शेन वॉर्न की किसी गेंद से कम नहीं थी और पहले भी करता रहा है। और देखें, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ बॉल ऑफ द सेंचुरी आप उसको कहें जो एक अच्छी पिच के ऊपर आई मीन इस तरह की परफॉर्मेंस करे। दिस वाज अ ब्रेकिंग पिच। आपकी यहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं पहले भी करता रहा है, या आप गैरी बेलांस की बात तो नहीं कर रहे 2016 की, जहां पर यासिर शाह ने ऐसी बॉल की थी और उनको बोल्ड किया था? मुझे याद नहीं है, लेकिन आप याद दिला रहे हैं तो कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। ये भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी गेंदें बेतहाशा हुई हैं हिस्ट्री में। अब क्योंकि टेलीविजन आ गया है, 8 कैमरों से वो बॉल दिखाई जाती है तो वो मार्केट ज्यादा होती है और साथ में अगर शेन वॉर्न जैसा नाम हो वो करे तो बस वाह हो जाती है, चाहे दूसरा बंदा उससे अच्छी गेंद करे, लेकिन वो किसी एक एनोनिमस सीरीज में खेल रहा है तो वो वाह नहीं होती। तो मैं इन चीजों का आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बॉल ऑफ द सेंचुरी यानी जब तक आपके पास 20 कैंडिडेट्स ना हो और एक पूरा पैनल बैठे जिसमें दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स हों, फिर आप बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दें तो समझ में आता है। सो दिस बॉल वाज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली। यासिर शाह ने जिस तरह कुसाल मेंडिस को बॉल किया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं उस वक्त बॉलर को मानता हूं जब वो एक फ्लैट पिच के ऊपर, अनहेल्पफुल पिच के ऊपर ऐसी गेंदें करे तो फिर मजा आता है। लेकिन यासिर से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट वाज अ लवली बॉल। सिर्फ फर्क ये है कि शेन वॉर्न की जो गेंद थी वो जरा सी उसमें ड्रिफ्ट थी, वो जरा सी पहले यूं गई और फिर अंदर आई। यासिर की कोई कमी नहीं थी बॉल में, लेकिन वाकई इट वाज वर्थ वाचिंग। तो सोहेब सर, व्हाट डू यू से नाउ? तो इनका जब नेक्स्ट ऑब्वियसली जो मैच है या नेक्स्ट ऑब्वियसली इनका जो कदम है उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे? क्या वो उसी स्ट्रेटजी के साथ जाएं मैदान में जिस पे अभी खेल रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे रिजर्वेशंस थी बिफोर द टेस्ट सीरीज और जब होने वाली थी, बट नाउ सिंस दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स, शुड दे गो अलोंग विद द सेम स्ट्रेटजी? देखिए, स्पोर्ट में एक चीज कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे लेके चले, चाहे उसमें 1-2 प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया हो, बिकॉज टीम स्पिरिट होती है, एक बॉन्डिंग हो चुकी होती है, एक अगले वाली टीम में प्रेशर होता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा जो मैंने अभी पहले बात कही थी कि पाकिस्तान ने 3 सीमर्स खिला के ऑन अ पिच जहां पे इतनी पता था कि ऑस्ट्रेलिया के जो 2 टेस्ट मैचेस इसी ग्राउंड पे हुए थे वहां पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था। तो 3 सीमर्स खिला के या तो आपने एक बल्लेबाज कम खिलाया या आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कम खिलाया। तो आप देखें, आप नसीम शाह को लेकर आए सेकंड इनिंग में, उसको कोई 70 ओवर्स बाद पहला ओवर दिया। ही इज योर फास्टेस्ट बॉलर। सो अगर आपने समझ लिया है पहले टेस्ट के बाद कि यहीं पे गोल में ही दूसरा टेस्ट मैच भी होगा, कोई भरोसा नहीं है इसी पिच के हो, बिकॉज 3 दिन के अंदर नई पिच बनाना बाद दफा मुश्किल होता है फॉर अ 5 डे गेम। तो हो सकता है कि इस दफा पाकिस्तान एक सीमा कम खिलाए और एक बल्लेबाज ज्यादा खिलाए। दैट कुड बी अ चेंज इन स्ट्रेटजी। एक बल्लेबाज ज्यादा खिलाए, ये भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सोहेब अलवी साहब, आपने ज्वाइन किया और तज्जिया भी दिया इस पर और हमें
समझने में भी ज़रा हेल्प मिली कि ये पूरा जो मैच हुआ उसमें किस तरीके से हमें जीत मिली, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आगे वाले जो मैचेस होंगे क्या उसमें भी यही प्लेइंग 11 होगा या नहीं होगा। तो रिजर्वेशन तो बहुत सारी थी, लेकिन अब हमें कोई रिजर्वेशन नहीं, तो हमारी टीम जीत गई। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हुए वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त यूट्यूब पे शाज़ेब और माया इंतजार कर रहे थे आपका कि कब आप वापस आएंगे और कब हम आपसे जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमारी जो एक्सपर्ट हैं, हमारे कुछ लोग ऐसे जो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, और वो जब शेयर करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये जो लोगों की भलाई के लिए, हम उनकी वेल बींग के लिए चीज़ें शेयर करते हैं, ये होता है कि लोग सुनते तो जरूर है लेकिन अमल नहीं करते। वो एक बड़ा गैप है जो अब आके डेवलप हो चुका है। क्यों हम उस पर क्यों ना बात करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो एक नई तहकीक के हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हेल्थ के मुताबिक वालिदैन की लापरवाही बच्चों को बसारत से महरूम कर सकती है, यानी कि माँ बाप का कैरेक्टर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा हो चुका है। बिल्कुल, और तकरीबन जो सर्वे किया गया उसमें 2000 वालिदैन को शामिल किया गया, जिसमें से निस्फ ने यानी कि आधों ने ये बताया कि उनके बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बसारत पर। साथ में आपको ये बताएं कि ज्यादातर जो वालिदैन है वो ये भी कह रहे थे कि बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी बिनाई कमजोर कर सकती है। कुछ वालिदैन का ये भी सोचना है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये आती है, जो एक्सपर्ट्स हैं माया वो ये बताते हैं कि एक तो स्क्रीन टाइम, ऊपर से अंधेरे में या कम रोशनी में वो स्क्रीन टाइम बढ़ाना भी उनका, यानी कि आप अगर फर्ज करें टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कम रोशनी आपके कमरे में, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आपकी आंखों के तो लिए। होती है ना। कितनी दफा जो है डॉक्टर अफीफा हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, और कितने स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद आते हैं, कितने लोग आते हैं कि आपका फोन कैसे होना चाहिए अंधेरे में, जो आप लेट कर या अंधेरा ना भी आप लेट कर फोन यूज करते हैं, वो बड़ों के लिए भी करता है। और बच्चे जो बिल्कुल कच्चे, उनकी ऑब्वियसली हर मसल हर चीज बहुत नाजुक होती है, उनके डेवलप करने वाले टाइम में अगर उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी तो फिर कहेंगे बच्चे को चश्मा लग गया उसमें। और सुबह आंख खुलते ही जो पहली चीज हम देखते हैं फोन देखते हैं। अच्छा, ये तो सबकी आदत है, exactly, हम किसी हमारा को तो ब्लेम नहीं कर रहे, हम सबकी आदत है, हम सबसे पहले फोन देखते हैं, और वो फोन की रोशनी कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है आपके लिए। बस शाज़ेब, हम लोग जरूरत के तहत देखते हैं। बच्चे तो देखिए, एक होता है नेसेसिटी और एक होता है सिर्फ आपकी जो है ना लग्जरी। बच्चे सिर्फ गेम्स के लिए देखते हैं, बच्चे अपने वीडियोस के लिए देखते हैं। लेकिन नुकसान तो सबको हो रहा है ना। नुकसान सबको हो रहा है, बच्चों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। आज हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफीफा शमसा। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लुकिंग सो प्रिटी टुडे, माशाल्लाह, वेरी ईस्टर्न। आपको देखकर मुझे हदीका कियानी का वो गाना याद आ गया। तो खैर एनी हाउ, बट अफीफा, जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं और हमने ऑब्वियसली वो डिस्कशन जो हम ऑफ एयर कर रहे थे, हम कितनी अवेयरनेस की बात कर लें, कितना जो है वेल बीइंग के इम्प्रूवमेंट की बात कर लें, उस चीज को सुना नहीं जाता, उस चीज को सीरियसली लिया नहीं जाता। आखिर क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मेरे ख्याल से एक तो जनरेशन गैप भी आ गया है। जितनी मेहनत हमारी माओ ने की ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने बच्चों पे इतना करते हैं। रोता है क्या नाम है कि खाना नहीं खा रहा, हम उसको फोन थमा देते हैं, कार्टून लगा बजाय इसके कि हम उसको फोन देके उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज को, बहुत सारी मेंटल हेल्थ, उसकी जर्नलाइज्ड हेल्थ, उसकी आंखों के मसले, सारी चीज़ों को जो है, उसकी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, हेडेक्स होते हैं, ड्राइनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द आई, उसकी जर्नलाइज्ड हेल्थ पे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ट्रू, बिल्कुल होता है। यानी कि लोगों ने इस बात का तैयार कर लिया है कि हमने अपने बच्चों की बिनाई की मतलब वाट लगानी है। जो एक चीज मैंने नोट की है कि आजकल किसी भी घर में कोई भी बच्चा स्क्रीन देखे बगैर खाना नहीं खाता। ये कितना नुकसानदेह है? ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आप शुरू से ही आप ये आदत नहीं डालो ना कि आपने फोन देना है और बच्चा खाना खाएगा, ठीक है, आपने ये करना है जी, हाँ चलो ठीक है, अगर आपका बच्चा कार्टून देखते हुए खाना खा रहा है तो आप लैपटॉप यूज करें, आप
टीवी यूज करें, क्योंकि छोटी स्क्रीन से ज्यादा बड़ी स्क्रीन और डिस्टेंस रखना ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस जो है उतना इफेक्ट नहीं करता जी, होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप फोन दे रहे हो, पहली बात तो फोन आपने देना नहीं है, स्मॉलर स्क्रीन होती है तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। Closer to the eyes. हाँ, क्योंकि मैं पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुकी थी कि हमारी जो पुतली होती है उसको दूर देखने के लिए डायलेट करने के लिए मसल्स होती हैं और करीब देखने के लिए उसको कंस्ट्रिक्ट छोटा करने के लिए मसल्स होती हैं। आप जब नियर का काम करते रहते हो ना तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपके अंदर मायोपिया, नियर साइटनेस जिसे कहते हैं, यानी दूर की नज़र कमज़ोर होती है और पेशेंट को बच्चा बार बार हेडेक की कंप्लेन करेगा, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की वजह से उसको ड्राइनेस की कंप्लेन होगी और ओवरऑल भी जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ, जनरलाइज्ड हेल्थ उसकी डिस्टर्ब होगी। वो उसको कहते हैं ना कि बाहर निकलो, मसल्स को चलाओ, बाहर निकलना बाहर बहुत निकलो, जरूरी है, खुली हवा में जाओ। जी, लॉन्ग साइटनेस कितना जरूरी है? सनलाइट का एक्सपोजर बच्चे को होना जरूरी है, आउटडोर एक्टिविटी जरूरी है। अच्छा, अगर आप चलो ठीक है स्क्रीन दे भी देते हो बच्चे को, तो आपने 1 फुट के डिस्टेंस पे आपने फोन देना है। फोन तो मैं मना कर रही हूं, आप कहे ना। लैपटॉप आपका 2 फीट के डिस्टेंस पे रखना है और जो आप टीवी दिखाओगे वो 10 फीट के डिस्टेंस पे रखना है। ये चीज आपको फॉलो करनी है। और 20-20-20 का रूल जो मैं बता रही हूँ, ये 1-2-10 1 फुट यानी कि 1 फुट आपका फोन जो है वो इतना 1 फुट दूर होना चाहिए। आपका लैपटॉप जो है वो 2 फीट आपसे दूर होना चाहिए। ठीक है, आर्म लेंथ हो गई। और जो मेन स्क्रीन्स एंड टेलीविजन और वो 10 फीट इतना डिस्टेंस होना चाहिए। और हमेशा आप बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ। अगर आपका बच्चा, आजकल कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो आप लैपटॉप यूज करो। आप लैपटॉप यूज करो, 2 फीट का डिस्टेंस बनाओ। और आजकल तो कंप्यूटर प्रोटेक्टेड ग्लासेस भी आ रहे हैं, जो ब्लू लाइट निकलती है, जो अंधेरे में जो आपने बात की, रेटिना को डैमेज करती है। अंधेरे में जो बच्चे देख रहे अंधेरे में आप यूज करते हैं, इसमें से ब्लू लाइट निकलती है। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों के लिए भी जो है वो ब्लू लाइट, रेटिना जो होता है हमारा, जो पर्दा जिसे कहा जाता है, उसके सेल्स को डैमेज करती है। तो आपके विजुअल साइकिल किस तरह से बने? डॉक्टर साहब, हम रेगुलरली बेसिस पर हम ये सवाल कर रहे होते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहे होते हैं। एंड यू नो शाहज़े, बड़ा सैड मोमेंट है जो मैं मतलब आई एम नॉट हैप्पी कि मैं ये बात कर रही हूँ। हम लोग इतने करने के बाद भी डिस्कशन क्या होगी? मैं अपने घर का बताती हूँ, ठीक है? मुझे घर में जूते पड़ेंगे, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ। मैं घर में जाकर, आप डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीज फलां जवाब आता है, हाँ सही बात है, लेकिन फिर भूल जाएंगे। हम खुद ये कर रहे होते हैं, हम खुद फोन लेके बैठे हुए होते हैं। क्या इससे क्या हमारा फायदा होगा? मत करें ना फिर हम सेगमेंट हम वही करते हैं फिर के उसके बाद जो कुछ और ही कर लेते हैं। या तो फोन वाली कंपनीज को कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी हार्मफुल चीजें हटा के कोई अच्छी चीज डाल दे आप। मसला ये है। अच्छा, आपने अगर बच्चे को अपनी एक और बात भी बताना चाह रही थी, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। बड़े तो खुद फॉलो कर लेते हैं। मैं 20-20 का जो रूल बता के गई थी कि 20 मिनट्स के बाद आपने बच्चे की 20 सेकंड्स तक आंखें बंद करवानी है और 20 फीट वो डिस्टेंस का देखे। ठीक है, ये ब्रेक लेना जरूरी है। और 20 टाइम्स ब्लिंक करे, जिससे ड्राइनेस भी नहीं होगी। हम तो ये कर लेंगे फॉलो, बच्चे को, पेरेंट्स को करना है कि आप वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आपने उसे बताना है, या स्क्रीन देख रहा है और स्क्रीन का टाइम आपने 1 से 2 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में बच्चे को नहीं देना। आपने बच्चे की टोटल यानी कि पैकेज 1 से 2 घंटे का होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपकी पढ़ाई नहीं हो या कोई इस तरह ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, वैसे एक एप्लीकेशंस पे आजकल ये ऑप्शंस भी आ रही हैं कि आपने टाइम सेट कर सकते हैं कि जब आपका 1 आवर कंप्लीट होगा तो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने 24 आवर्स में 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया। बच्चा से वो भी आ गया ना डॉक्टर साहब कि नाइट मोड लगाएं तो आंखों को कम नुकसान ना, वो लगा देते हैं फोन में जी, ये ब्लू लाइट, येलो एंड ये भी आ गई है, वार्म मोड, ये सब करने के बाद फिर ब्राइटनेस। बड़ा उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया है, कोई फायदा है इसका? उन्होंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया है, ये दुनिया देख ली, उन्होंने इंतहाई बुरा सा मुंह बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इतना लंबा सवाल जाया हो गया डॉक्टर साहब के जो मोबाइल फोन वाले जो है ना, वो मुझ पे पाबंदी लगा देंगे कि ये जो है वो हमारे पीछे पड़ी रहती है। आपको भी पाला पड़ सकता है, ऐसा मत करें। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और आई होप कि आज के बाद अच्छा, मैं एक डाइट के हिसाब से भी मैं बोलना चाह रही थी कि आउटडोर एक्टिविटी अपने बच्चों की बढ़ाएं। एनुअल उसका पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से एग्जामिनेशन कराएं। हेडेक्स की कंप्लेन कर रहा है, आपने अपने बच्चे को दिखाना है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, आलमंड्स, नट्स, फिश, ये सब अपनी डाइट में आपने इंक्रीज करना है। और 2 घंटे बच्चा आपका आउटडोर जाके खेलेगा, उससे उसकी जनरलाइज जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी और आई की भी हेल्थ। अगर बच्चा बहुत शदीद इंतहाई ढीठ हो, वो बाहर जाके भी फोन में घुसा हो, फिर नहीं, फोन आप ले लेना। आप फिर पेरेंट्स किस लिए हैं, मुझे ये बताएं। पता नहीं, अल्लाह की कसम इसका जवाब मैं ढूंढूंगी। सबसे पाकिस्तान में नई कैंपेन चलाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्लेस्ड वन। पाकिस्तान में अब लगता है लोगों को, ये लोगों का कहना है, हम दोनों नहीं कह रहे,
हम जो कहते हैं वो मॉनिटर नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब बच्चों का फ्यूचर जो है पाकिस्तान में नहीं है, बच्चों को बाहर भेज दो, बच्चे बाहर पढ़ें ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर उनकी पढ़ाई भी सही नहीं है, पढ़ाई हो जाती है, डिग्री आ जाती है तो जॉब्स नहीं होती, तो यहाँ पे करना ही क्या है, यहाँ पे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। और आजकल अल्टीमेटली हम देखते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के, उनका अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि हम प्रोफेशनली अपनी जो जिंदगी है वो यहाँ शुरू नहीं करेंगे, वो हम बाहर जाके करेंगे। पाकिस्तान में पढ़ाई की जाती है, कोशिश बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि पढ़ाई भी अपनी बैरून मुल्क करें। तो ये क्या सोच है, क्या मुस्तकबिल संवारने के लिए सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलना ही वाहिद ऑप्शन रह गया है अब तमाम नौजवानों के लिए, और इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा? पाकिस्तान से डीमोटिवेट हो जाना कि यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो तमाम बाहर निकल जाएंगे, तो पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स कहां से आएंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई नो, आई कंप्लीटली एग्री। सो लेट्स हैव एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए हैं, शामिल हुआ है मोटिवेशनल कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आप प्रोग्राम में आए और दूसरी बार आप आए हैं। पिछली दफा भी एक बहुत अहम मौजू था, लेकिन ये एक कल्चरल जो है हमारा एक बनता जा रहा है, कहते हैं ना कि फैशन का हिस्सा बन गया है कि बच्चे बाहर पढ़ें, बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर कुछ नहीं है। अब बच्चे एक दफ़ा बाहर जाते हैं तो फिर वो वापस कभी आते हैं कभी नहीं। हमें आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आते, लेकिन बहुत कम तादाद है। ये किस तरह का कल्चर बनता जा रहा है कि हम जो है नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर की तरफ जा रहे हैं? जी कासिम भाई। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पर तो तरक्की हो चुकी है। अब यहाँ से जाके वहाँ पर एडजस्ट होना, कोई अच्छी जगह बनाना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। हमारे बड़े नौजवान यहाँ से जाते हैं और बाहर बड़ी छोटी छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं और बाहर से पैसा कमा के यहाँ आके बता रहे होते हैं कि जी हम तो बाहर से पैसा कमा के और पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जितना तरक्की का पोटेंशियल है ना, दुनिया में कहीं नहीं होगा। यहाँ पर हर शोबे में गुंजाइश है। पहले ये समझ लीजिए कि हर शोबा, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप अच्छा प्लम्बर ढूंढने जाएं तो वो नहीं मिलता, अच्छा मैकेनिक ढूंढने जाएं तो वो नहीं मिलता, एक अच्छा आई का जो सर्जन है, काबिल सर्जन, यकीन कीजिए 3-3 माह का टाइम मिलता है उससे, उसके पास टाइम नहीं है। काबिल लोग जो हैं उनकी शदीद जरूरत है, उनका बड़ा स्कोप है। दूसरी बात, यानी एक तो ये मेरा पूरा थीसिस है, इस पे मैं बहुत सी बातचीत करता रहता हूं कि पाकिस्तान में तरक्की के मौके ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर तो अभी काम हुआ ही नहीं है। अभी तो हर शोबे को ग्रो करना है। हम हर सेक्टर में देख लें, काबिल और अच्छे बंदों की कमी है, और किसी भी शोबे में अगर काबिल लोग हैं, यकीन कीजिए लोग उनके लिए पलकें बिछाते हैं। स्टेट की तरफ ना देखिए, सच बता रहा हूं, लोग दिल से उनकी कदर करते हैं जिनके पास किसी भी तरह की काबिलियत है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को पोटेंशियल दिया है अपने अंदर, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में जो कि अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, वो प्रोसेस में होते हैं। में ये परसेप्शन है, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में उनका किसी किस्म का कोई फ्यूचर नहीं है और हम पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तभी हमें प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा और हमें कोई अच्छी जॉब मिलेगी। इस बात में कितनी सदाकत है, और आप क्या समझते हैं कि हम बहुत डीमोटिवेटेड हो चुके हैं इस वक्त हमारी खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है? सर, इसमें देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जितने इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, हर जगह पर तो नेगेटिव ब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान की। हर चीज तो बुरी दिखाई जा रही है। मुझे बताएं ना जी, कितने प्रोग्राम है टीवी के, सारे चैनल्स ले लें, 150 चैनल्स, और उसमें कहीं अपॉर्चुनिटीज बताई जा रही हो, उसमें कोई सक्सेस स्टोरीज बताई जा रही हो, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा हो, इसमें किसी की एक सच्ची कामयाबी की कहानी बताई जा रही हो। उम्मीद की बात तो हम कर नहीं रहे, तो जब हम इतनी नाउमीदी की बात करेंगे और हर तरफ सक्सेसफुल स्टोरीज है वो शेयर करें अपने प्रोग्राम में, देखता कोई नहीं। अच्छा, अब ये देखिए ना जी, हमने 17 सालों में एक अजीब सी आदत दे दी है कि लोग मनफी चीज को ज्यादा सुनते हैं, मनफी चीज को ज्यादा देखते हैं। आप ये सारी डिजिटल मीडिया की रैट रेस देख लीजिए, थंबनेल पे सारा बिजनेस हो रहा है, अंदर कुछ भी नहीं वो होता। एंगलिंग की जाती है, झूठ बोला जाता है, गलत खबरें बना दी जाती हैं और इल्जाम लगा दिए जाते हैं, बहतान लगा दिए जाते हैं। मेरा कहना यह है कि ये मुल्क बड़ा पोटेंशियल कंट्री है, इसमें यकीन कीजिए दुनिया के बड़े ऐसे ममालिक हैं जहां बड़े बड़े मसाइल हैं। यहां रोटी का, आपकी सब्जी का, बड़ी बेसिक चीजों की इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, आसानी से मिल जाते हैं। ज़राई मुल्क है आपका, इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और स्कोप कभी भी याद रखिएगा, ना फील्ड का होता है ना मुल्क का होता है, टैलेंटेड बंदे का होता है। टैलेंटेड बंदा हर जगह अपनी जगह बना लेता है, वो हर मुल्क में
कहीं पर किसी माशरे में पाया जाता है, अगर काबिल है वो अपने रास्ते बना लेगा। अल्लाह ने ये टैलेंट, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल इंसान के अंदर रखा हुआ है। बेशक हम ये समझ रहे होते हैं कि इस टैलेंट और पोटेंशियल की कदरदानी शायद बाहर ज्यादा है। हमेशा एक बात कहते थे हमारे घर में, हमने सुनी कि अगर अपने मुल्क में नहीं कर सकते तो बाहर जाके क्या खाक करोगे। अब वो वाली चीज क्या आप अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने मोहल्ले और अपने गली में, अपने इलाकों के, अपने लोगों के लिए खिदमत नहीं कर सकते तो बाहर जाके आप कर लेंगे, तो इसका मतलब आप गैर उखानी हो गए। ये हमने बहुत सुना लफ्ज और ये जुमला भी। लेकिन ये जो रुझान आ गया है इसमें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या वो कल्चर जो पैदा हुआ है, वालदैन का इसमें कितना बड़ा किरदार है आपकी नज़र में कि वो इस तरह की चीज को परवान चढ़ने देते हैं या वहीं पर स्टॉप नहीं करते? अकॉर्डिंग टू यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा किरदार हो सकता है? देखिए, मैं तो इसको सिंपल कहूंगा, ये शऊर की कमी है, एक्सपोजर की कमी है। मैं बाहर भी ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं और जॉब्स नहीं है। ये कोई ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान का मसला है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां पर पढ़ने लिखने के बाद वहां पर भी जॉब्स नहीं मिलती। अब होता यह है कि वो जो नेगेटिव साइड है ना, उसकी ब्रांडिंग इतनी नहीं होती। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं, हमारे गल्फ में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर रोड एक्सीडेंट्स पाकिस्तान से ज्यादा हैं, लेकिन वो ब्रांडिंग नहीं करते। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं, मैं एक दो का नाम भी लेता हूं, कोरिया की मिसाल ले लीजिए, जहां पर खुदकुशी बहुत ज्यादा है। वो ब्रांडिंग नहीं करते, स्टैट्स डाटा मौजूद है लेकिन उनके मीडिया ब्रांडिंग नहीं करते, उसकी प्रमोशन नहीं करते, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो इतना नहीं बताते, लिहाजा उसका तासुर जो है वो इतना बुरा नहीं बनता। हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हमारा ये चले सियासी हालात और बेशुमार चीजें, गैर यकीनी सरकमस्टांसेस, गैर यकीनी हालात इतने ज्यादा वो प्रमोट हो चुके हैं और इतने ज्यादा बन चुके हैं कि लोग समझते हैं कि यहां से निकलेंगे तो मसले हल होंगे। यहां देखिए, एक जो एंग्जाइटी होती है ना, ये भी एक मर्ज है ना। एंग्जाइटी में बजाहिर कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ जहनी हालत होती है और लगता है कि जब तक ये खिड़की नहीं खुलेगी और दरवाजे नहीं खुलेंगे और मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो मुझे सांस नहीं आएगा। आप इसी तरह एक स्टेट ऑफ माइंड बना लेते हैं। एक फैक्टर ये भी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बिल्कुल कासिम साहब, एक फैक्टर आप ये भी समझते हैं कि आप खुद से ये जिक्र भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशियल भी है और उसके साथ ऐसी स्पेस भी है बहुत सारे शोबों में जहां काम हो सकता है। आप समझते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमारे यहाँ क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है वालिदैन का भी और बच्चों का भी कि या तो मेडिकल साइंसेज में चले जाएं या फिर आप इंजीनियरिंग में आ जाएं। दुनिया में कई हजार ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर इतनी स्पेस है और पाकिस्तान में भी उसमें स्पेस है जहां पर काम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, डिग्रीज भी कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को ये पता लगे कि हमारे मुल्क में ये स्पेस पड़ी है काम करने के लिए। अच्छा सर, देखिए जो नई सारी फील्ड्स मुतारिफ हुई है ना, इसका तो बताया नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं जा रहा। हमारे तो पढ़ाने वाले, ये तो मेरी बाकायदा डिबेट है, कैंपेन है, हमारे पढ़ाने वाले इंडस्ट्री से वाकिफ ही नहीं है। एकेडमिया इंडस्ट्री का इतना बड़ा गैप है और इस गैप की वजह से जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा बुकिश नॉलेज है, उसमें कोई एक्सपोजर नहीं है। मैं यहां तक आपको बताऊं कि डिग्री है BS CS की, 40 कोर्स उसमें पढ़ाए जा रहे हैं और जो कोर्स जरूरत है, वाकई मार्केट की जरूरत है, वो 7 कोर्स है, 33 कोर्स एक खानापुरी हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। कोई सोचने को तैयार नहीं है कि क्या वो हम रिक्वायर्ड स्किल्स दे रहे हैं। अच्छा, एक मसला, मैं असल टॉपिक पे वापस आऊंगा, एक बहुत बड़ा कौमी मसला ये है कि हमारे मुल्क में नखट्टू लोगों की, कामचोर लोगों की एक बड़ी तादाद है। आप किसी को हायर कर लें किसी असाइनमेंट के लिए, वो काम पकड़ते वक्त और फर्स्ट पेमेंट पकड़ते वक्त बिल्कुल आपको जो है ना वो आपको वो स्पेल बाउंड कर देगा और कहेगा जी हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। काम शुरू करने के बाद पता लगेगा उसे काम नहीं आता। काम शुरू करने के बाद पता लगेगा कि वक्त कितना जाया करता है। लोग अपनी वर्क प्लेस पे वक्त जाया करते हैं। यकीन कीजिएगा, टाइम पे आना इतना बड़ा मसला है, डिलीवर करना, वादा पूरा करना इतना बड़ा मसला है। ये अमेज़न फिर हमारा महल बैन हो गया, बंद हो गया, और उसकी बहुत बड़ी वजह एथिकल रीजन जो पता लग रही है वो ये है कि हमारे फ्रीलांसर्स काम पकड़ लेते हैं, काम डिलीवर नहीं करते, वादा कर लेते हैं, वादा पूरा नहीं करते। उनके यानी एथिक्स अच्छे नहीं है। अगर स्किल्स, एक तो मसला स्किल्स दी नहीं जा रही, अगर स्किल्स हैं भी तो फिर वादा पूरा करना। और मैं एक छोटा सा तजुर्बा आप सबको बता देता हूं, आप सुनने वाला कोई भी ये तजुर्बा करके घर बना के देख ले 5 मरले का, उसको 5 मरले का घर बनाते हुए पता लगेगा कि मिस्त्री क्या होता है, एक उसकी सोच क्या होती है, लेबर की सोच क्या होती है, कारपेंटर की सोच क्या होती है, रंग वाले की सोच क्या होती है। उसको पता लगेगा इस मुल्क में एक बड़ी तादाद नखट्टू लोगों की और कामचोर लोगों की है। एक घर में एक कमाने वाला होता है, 7 खाने वाले होते हैं। 7 क्यों नहीं सोचते कि हमें अपने वालिद को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये ह्यूमन रिसोर्स जो 22-24 करोड़ का है और 12 करोड़ की यूथ है, ये अगर काम करना शुरू करें, फिर सबसे बड़ा मसला ये है
इस मुल्क में हम छोटा सा काम करते हुए शर्माते हैं, जी मैं क्यों करूं, ये मेरा काम है, मैंने BS किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने MBA किया हुआ है। बाहर जाके डिश वॉशिंग करते हैं, छोटे छोटे काम करने को बाहर हम तैयार हैं। अल्लाह के बंदो, काम ना छोटा होता ना बड़ा होता है। कासिम साहब, बड़े अफसोस की बात हमें है। इस शो में इसको समराइज करने के लिए सेगमेंट को थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम किस तरीके से इन प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान में रोक सकते हैं ताकि पाकिस्तान को तरक्की मिले। देखिए सर, इसके ना 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि स्टेट को क्या करना है। 1 लाइन में जवाब है सर, स्टेट को इनकरेज करना है कि ये इंटरप्रेन्योर्स बने, उसे इनकरेज करना है, उसको ऐसे मौके देने हैं स्टार्टअप्स के। बड़ा पोटेंशियल है, यकीन कीजिए स्टार्टअप्स में। अगर बच्चे फ्रीलांसिंग करें, खुद से काम करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, स्टेट इंश्योर करे। नंबर 2, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मैं कहता हूं जब तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट राइट माइंडसेट नहीं देता, जितनी मर्जी डिग्रियां दे दीजिए, राइट माइंडसेट का मतलब है कि जिस तरह की मार्केट में डिमांड है उस तरह का माइंडसेट दिया जाए, उस तरह का सोचने का अंदाज दिया जाए, उस तरह की स्किल्स दी जाए, उस तरह का नॉलेज दिया जाए, माशरा नहीं बदल सकता। और तीसरी बात, कोई इनफरादी तौर पे मुझे सुन रहा है एक फर्द वाहिद, तो वो मान ले, जान ले, इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। आप किसी एक फील्ड में किसी एक शोबे को पकड़ लीजिए और उसको पॉलिश करके कमाल आप जबरदस्त हो जाइए। मैं गारंटी से कहता हूं, आज लाहौर में बारिश हो रही है, समोसे वाले पकोड़ों वालों के अच्छे जो बनाते हैं ना, उनकी भी दुकानों में लाइनें लगी हुई हैं। एक नान चने अच्छा बेचने वाला ना, उसके पास भी लाइनें लगी होती हैं। एक एक छोटा सा काम करने वाला अगर वाकई उसको हुनर पता है, उसको आर्ट है, उसमें फन है उसका, लाइनें लग जाती हैं। अंदरून शहर में जाके लोग खताइयां लेते हैं और लस्सी पीते हैं कि वो अच्छी बनाते हैं। दूसरे वाला, कासिम, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग, अगर आपने कहा टैलेंट की बात कर रहे हैं आप, टैलेंट अगर चले नहीं भी है लेकिन करने की एक जुस्तजू है, करने का एक लगन है, तो क्या आप ये कहेंगे नहीं कि हमारे कल्चर, चाहे वो पाकिस्तान में हो या हमारे ही लोग पाकिस्तान से बाहर हो, वो मछली पकड़कर तो दे देंगे या बता देंगे कि हम मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन मछली पकड़ना सिखाएंगे नहीं। एक ये भी तो सच है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है ना, एक हमारे यहाँ रवाज है अजीबो गरीब किस्म के, इल्म वाला इल्म नहीं सिखाता, हकीम अपने सारी हिकमत के साथ कब्र में चला जाता है। बड़े बड़े विजडमफुल लोग जो हैं वो अपने, दुनिया कहती लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। हमारे लीडर इनसिक्योर है, वो अपनी अच्छी टीम नहीं बना पाते सिर्फ इस वजह से कि अगर काबिल लोग साथ मिला लिए तो हमारी जो हुक्मरानी है और हमारा इक्तदार जो है वो खत्म हो जाएगा। वो दुनिया के सारे नालायक ढूंढ के अपनी टीम बना लेते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी माशरे में पाई जाती है, ये भी एक बताती है कि ईमान की कितनी कमी है और नसीब पे कितना यकीन नहीं है। बहरहाल ये बात मैं दोबारा दोहरा दूं कि हर बंदे में जो पोटेंशियल, जो टैलेंट, जो काबिलियत पाई जाती है, उसको वो अगर पॉलिश कर ले, खुद से जिम्मेदारी ले। ये जो हम सारे इल्जाम ठहराते रहते हैं ये ठीक नहीं उठी, मैं कहता हूं फर्द वाहिद सोचे कि यार मैं अगर खुद से अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, कोई एक हुनर पकड़ूं और उसको पॉलिश करूं और उसको मार्केट करूं। अच्छा, एक ये भी मसला है कि बड़े बड़े इस पे एक अलग प्रोग्राम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो लोग हुनर सीखें, अपने स्किल को बेहतर करें, ऐसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कासिम अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और यकीनी तौर पर हमेशा आप बहुत मोटिवेट करते हैं हम सबको भी और नौजवानों को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज जी, इंशाल्लाह सुबह पाकिस्तान में कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।